वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत। तो इसे वैज्ञानिक संचालन ही क्यों कहते हैं? उसमें कौन से सिद्धांत है? यहाँ से आपका सही बिजनेस मतलब सही माइंड, सही मैनेजमेंट शुरू होता है। फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक संचालन का दृष्टिकोण एक क्रांतिकारी कदम था। वे परंपरागत रूढ़िबद्ध पद्धति से दूर थे। श्रमिक और स्वामी एक सूत्रता से कार्य करें, इस उद्देश्य से उन्होंने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत दिए, जो निम्नानुसार है। वैज्ञानिक पद्धति: कार्य करने के लिए रूढ़िगत पद्धतियों के उपयोग का त्याग करके नवीन वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिए और कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण करके श्रेष्ठ कार्य किस प्रकार हो उसका विचार करना चाहिए, है ना। तो पहले की रूढ़िगत पद्धति में क्या था कि कर्मचारियों को कार्य दे दिया जाता था कि तुम्हें इतना कार्य करना है। अब कैसे करना है इतना मतलब उसको कोई मार्गदर्शन दिया नहीं जाता था और उसके लिए सोचा ही नहीं जाता था। अब कर्मचारियों को एक बार दे दिया तो कर्मचारी को कैसे भी करके करना है बस, है ना। तो वो रूढ़िगत पद्धति थी, सोचने की एक तरीका था, वो रूढ़िगत तरीका था, है ना। तो रूढ़िगत पद्धतियों का त्याग करके नवीन वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिए और कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण करके श्रेष्ठ कार्य किस प्रकार हो उसका विचार किसको करना चाहिए, कर्मचारी को या फिर मालिक को, मतलब संचालक को भी करना चाहिए। वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए कार्य का कि वो कर्मचारी को मैं ये कार्य तो दूंगा, हाँ, लेकिन वो कार्य को वो श्रेष्ठ तरीके से कैसे कर पाएगा, जैसे कि उस कर्मचारी का समय बचेगा, उसका मेहनत कम होगा, है ना। तो उसका समय बचेगा, उसका मेहनत कम होगा, तो केवल उसी को फ़ायदा है कि पूरे बिजनेस को फ़ायदा है? पूरे बिजनेस को पूरे फ़ायदा है। बिजनेस को फायदा है। तो पूरे बिजनेस को फ़ायदा है। तो श्रमिक और स्वामी एक सूत्रता से कार्य करें, इस उद्देश्य से उन्होंने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत दिए, जो कि निम्नानुसार है। वैज्ञानिक पद्धति में हो गया ना, सॉरी वहाँ पे पढ़ना आगे देखना था। तो उसको बोलते हैं नई पद्धति, है ना। तो वैज्ञानिक पद्धति कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण मालिक को करना चाहिए, जिससे श्रेष्ठ कार्य किस प्रकार हो सकता है उसका विचार करना चाहिए, वो सब मालिक को करना चाहिए। कर्मचारी को तो करना है, उसका बात नहीं है, लेकिन मालिक को भी करना चाहिए। यहाँ पे क्या करता था पहले मालिक, पहले ऐसा करता था कि भाई मैंने तुमको काम दे दिया, अभी तू कैसे भी करके ख़त्म करके दिया, वो उसमें अभी मैं ये सब नहीं देखूंगा कि मेरे को क्या करना है। दूसरा, आयोजन और अमलीकरण। रूढ़िबद्ध पद्धति की तरह श्रमिक ही आयोजन और अमलीकरण करें। आयोजन भी किसे करना है? श्रमिक। और अमलीकरण किसे करना है? वो भी श्रमिक को। इसके स्थान पर ये कौन सी पद्धति है? आयोजन भी श्रमिक करे, अमलीकरण भी श्रमिक करे, वो कौन सी पद्धति है? रूढ़िगत पद्धति, पुरानी पद्धति, है ना। इसके स्थान पर आयोजन का कार्य विशेषज्ञ करे और श्रमिक उसका अमलीकरण करे, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। कार्य विश्लेषण। अल्प खर्च और शीघ्र कार्य करने के लिए कार्य विश्लेषण उत्तम है। कार्य का विश्लेषण करना चाहिए कि मुझे ये कार्य को कौन सी मेथड से करूँगा तो खर्च कम होगा और कार्य जल्दी हो जाएगा, है ना। एक कार्य की मैं बात करूं कि मुझे यहाँ से बम्बई जाना है, तो बम्बई जाना है तो मेरे पास कितने रास्ते हैं? मैं अपनी कार लेके जा सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट की एसटी बस में से जा सकता हूँ, मैं ट्रैवल्स करके जा सकता हूँ, हाँ, मैं कोई दूसरी बाहर से कार भाड़े लेके जा सकता हूँ, मैं बस के अलावा ट्रेन में जा सकता हूँ। ट्रेन में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक्सप्रेस जा सकता हूँ, लोकल में जा सकता हूँ, है ना। मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजधानी एक्सप्रेस बोलता है और लोकल, हाँ बराबर वही होता है। फिर उसमें भी मैं प्लेन में भी जा सकता हूँ सूरत से बॉम्बे, है ना। तो इन सभी
बहुत सारे ऑप्शंस में से सभी कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए और कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा है जो मेरे को अल्प खर्च और शीघ्र कार्य करने के लिए कार्य मतलब शीघ्र कार्य करके देता है। अगर मैं शीघ्र कार्य की बात करूं तो प्लेन मुझे तुरंत ही पहुंचा देगा, लेकिन उसमें खर्च अल्प नहीं होगा। अगर मैं अल्प खर्च की बात करूं तो ट्रेन मुझे पहुंचाएगा, बस भी मुझे पहुंचाएगा अल्प खर्च में, है ना। कार से ज़्यादा अब बस और ट्रेन पहुंचाएगा, है ना, वो और शीघ्र भी कराएगा, है ना। तो लेकिन प्लेन जैसा शीघ्र तो नहीं करेगा। अच्छा, बस और ट्रेन की हम मतलब तुलना करें तो बस जो है वो ट्रेन के जितनी जल्दी नहीं चल पाती है, इसलिए वो शीघ्र नहीं जाती है, और बस थोड़ा महंगा पे पड़ता है। तो ट्रेन क्या है, उसमें शीघ्र भी हो जाता है और अल्प खर्च भी हो जाता है। तो सभी कार्यों का हमने क्या किया, अलग अलग ऑप्शंस का हमने क्या किया, विश्लेषण किया। इसी तरह छोटे छोटे कार्य होते, छोटे छोटे कार्य होते, बॉम्बे जाना तो बहुत बड़ा काम हो गया, छोटे छोटे कार्य होते उन सब का भी ऐसे विश्लेषण करना चाहिए कि जिसमें समय निरीक्षण और गति निरीक्षण करना चाहिए, है ना। समय निरीक्षण और गति निरीक्षण करना चाहिए मतलब कि कितने समय में ये कार्य हो सकता है, कितनी गति से ये कार्य हो सकता है, कम से कम कितनी गति से हो सकता है, कम से कम कितनी मतलब सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गति से हो सकता है, उससे ज़्यादा गति करने गए तो माल खराब हो सकता है ना। कम से कम कितनी गति में करना चाहिए मतलब समय कितना लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी देखना पड़ेगा। तो और थकान निरीक्षण कि कौन से मेथड से कार्य करने में ज़्यादा थकावट होती है और कौन से मेथड से कार्य करने में कम थकावट होती है, उसका अध्ययन करके अल्प लागत से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। रेणुका नहीं आई कि आई है? प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण और सरलीकरण। आवाज आपकी रुक रुक के आ रही है। ओके, प्रमाणीकरण और सरलीकरण हाँ सर। वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पूर्व होनी चाहिए। ये पूर्व मतलब कोई एक मतलब हम उत्पादन का प्रारंभ से पहले होनी चाहिए प्रमाणीकरण और सरलीकरण प्रक्रिया, ये दोनों वैज्ञानिक प्रक्रिया है ना। औजार, साधन, समय, कार्य की स्थिति आदि के बारे में प्रमाणीकरण अनिवार्य है। प्रमाणीकरण मतलब उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, है ना। उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए मतलब कि प्रमाणीकरण मतलब क्या बोल सकते हो उसको, क्वालिटी का एक प्रमाण होता है कि भाई इसका ये इतनी क्वालिटी तो इसकी होनी ही चाहिए, है ना। इस प्रकार औजार, साधन समय कार्य की स्थिति आदि के बारे में प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है। पहले से प्रमाणीकरण किए कर। अच्छा, यहाँ पे प्रमाणीकरण मतलब यहाँ पे ऐसा माना गया है कि भाई कोई कुछ कार्य करने के लिए इस कार्य का विश्लेषण उन्होंने कर दिया, उसके बाद उसने क्वालिटी की बात नहीं है, यहाँ पे उत्पादन की बात नहीं हो रही है, कार्य की बात हो रही है कि कौन से कार्य करने के लिए कौन से साधन का उपयोग करना है, वो उसका पहले से ही प्रमाण डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से औजार का उपयोग करना है, कौन से समय का उपयोग करना है, मतलब कौन से समय पे ये काम किया जाएगा, कौन से साधन का उपयोग किया जाएगा, कार्य की स्थिति कौन सी रखनी है, कौन सी मेथड रखनी है, वो पहले से ही तय कर लिया जाता है। तो पहले से ही तय हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रमाणीकरण कि यही मेथड से होना चाहिए, तो भाई अच्छा बनेगा, नहीं तो अच्छा बनेगा नहीं, है ना। तो वो हो गया प्रमाणीकरण। वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण। कहाँ पे पहुंचे थे? हाँ, वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण। श्रमिकों का चुनाव योग्य रूप से वैज्ञानिक स्तर पे होना चाहिए, नहीं कि भाई ये मेरा भतीजा, मेरा चाचा का लड़का है, या मेरा कज़िन है, या जो भी है मेरे पहचान वाला है, मेरा पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, इसलिए उसको कर्मचारी के तौर पे नौकरी दे दिया। वैज्ञानिक स्तर के लिए कर्मचारियों की शिक्षा, कुशलता, योग्यता, शारीरिक क्षमता, प्रशिक्षण आदि को मापदंड के रूप में माना जा सकता है। कर्मचारियों की शिक्षा को भी देखना जरूरी है, उसकी कुशलता को देखना जरूरी है, उसकी योग्यता को देखना जरूरी है, उसकी शारीरिक क्षमता को देखना जरूरी है। वो जल्दी थक गया तो नहीं चलेगा,
जल्दी थक जाएगा तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता कम है। प्रशिक्षण, उसको ट्रेनिंग कितनी है या वो उसका अनुभव कितना है आदि को मापदंड के रूप में माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी को इस प्रकार कार्य सौंपने चाहिए इस प्रकार के कार्य कि जो उसके शिक्षण, अध्ययन और कुशलता के अनुरूप हो। इसे बोलते हैं राइट मैन राइट वर्क की थियरी। क्या बोलते हैं? राइट मैन राइट वर्क। सही कार्य के लिए सही आदमी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है इसके अतिरिक्त कर्मचारी को इस प्रकार के कार्य सौंपने चाहिए कि जो उसके शिक्षण, अध्ययन और कुशलता के अनुरूप हो। अभी जैसे कि मालवीय हॉस्पिटल में निशा जाती है तो उसने कॉमर्स किया है, बीकॉम किया है, वो अभी अकाउंट विभाग में है। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो 12th पास किया था तब नए नए थे तो उसको पहले बोला गया था कि भाई बाहर काउंटर पे कार्य करना है तो करोगी। उसने बोला नहीं, काउंटर पे तो कुछ अकाउंट के लेने देने जैसा कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। तो फिर अंदर वो उसका अकाउंट की ऑफिस में उसको काम मिल गया तो वो सही है। लेकिन अभी क्या है कि वो कोरोना की वजह से वहाँ पे बाहर काउंटर पे स्टाफ कम है तो निशा को पूछ रहे थे कि भाई वो काउंटर पे अभी काम करना है एक्स्ट्रा, शाम को तो अकाउंट विभाग में करना ही है तो सुबह एक्स्ट्रा काम करना है काउंटर विभाग पे। तो उस प्रकार वहाँ पे एक बार काम दे दिया जाएगा तो उसका सही नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ पे एक दूसरी लेडीज आती है जो कि वो 12वीं से ज़्यादा पढ़ी नहीं है तो वो काउंटर पे काम कर सकती है क्योंकि वहाँ पे कॉमर्स का इतना ज़रूरत नहीं होता। लेकिन जहाँ पे कॉमर्स का ज़रूरत होता है वहाँ पे वो लेडीज़ है तो उसकी जगह पे निशा को दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट मैन राइट राइट मैन का थियरी मतलब सही कर्मचारी को सही कार्य सौंपना चाहिए, उसके शिक्षण, अध्ययन और कुशलता के अनुरूप हो। समयांतर पर श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण का भी उपयोग होना चाहिए, है ना। कुछ समय के बाद उसको ज़रूरत पड़ी तो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग। उनकी कार्य रुचि जानने के लिए विविध प्रकार की वैज्ञानिक परीक्षा का उपयोग होना चाहिए, जैसे कि हमने एप्टीट्यूड टेस्ट देखा था, अभिरुचि परीक्षा, अभिरुचि कसौटी। वित्तीय प्रोत्साहन, कुशल कर्मचारियों को वित्तीय और अन्य प्रकार के प्रोत्साहन भी देने चाहिए। इसके लिए विविध प्रकार को प्रोत्साहक वेतन योजना की सिफारिश की गई है। विविध प्रकार की प्रोत्साहक वेतन योजना मतलब जैसे टेलर ने बोला था जितना काम करेंगे उतना उस हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना। किसी ने बोनस का बोला था कि भाई जितना काम बचाएगा वो जितना जल्दी करेगा उस हिसाब से उतना समय बचाएगा, जो ज़्यादा समय बचाएगा उस हिसाब से उसको ज़्यादा बोनस दिया जाएगा। तो प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर यह प्रथा अपनानी चाहिए, उनकी वेतन दर धारणाओं के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन से निश्चित होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें पहले नहीं थी, जो हमने प्रमाणीकरण के बारे में देखा, वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण के बारे में देखा, वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में देखा, ये पहले रूढ़िगत पद्धतियों में ये सब नहीं था। वहाँ किसी को भी नौकरी पर रख दिया जाता था, कहीं पे भी नौकरी पर रख दिया जाता था, किसी को कोई वेतन वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिलता था। जितना बोला है उतना ही पगार मिलेगा और काम तो तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो निकाल देंगे नौकरी से। ये सब सिस्टम चल रहा था। मितव्ययिता, अभी मुझे बताओ मितव्ययिता मतलब, मित मतलब कम, व्यय मतलब नुकसान, हानि। मित मतलब कम हानि हो ऐसा। वैज्ञानिक संचालन के अमल के दौरान मात्र वैज्ञानिक और टेक्निकल आधार का ही ध्यान न रखकर अल्प लागत पर जोर देना चाहिए, है ना। केवल हमें यही नहीं देखना है कि वैज्ञानिक और टेक्निकल आधार के मतलब वैज्ञानिक आधार पे ही हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा के ही बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो उसको ये भी देखना चाहिए कि कम से कम खर्च करना है, उसको कम से कम खर्च करके आगे बढ़ना है। मतलब टेक्नोलॉजी तो अच्छी आ रही है लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी पड़ रही है तो थोड़ी यूज़ करेंगे, अमल में थोड़ी लाएंगे।
इसके लिए लागत अंदाज और लागत नियंत्रण की पद्धतियों को सोचकर, मतलब जो कि कॉस्ट अकाउंट में आता है, और कॉस्ट अकाउंट जो कि सेकंड कॉलेज के सेकंड ईयर में आता है ना। और विचलन को ढूंढ के, विचलन कहाँ पे आता है, अगर हमने आप प्लानिंग किया उसको उस प्रकार से काम नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। ज़्यादा या कम हुआ तो, जो कि नियंत्रण में आता है। विचलन को ढूंढकर उसका अध्ययन और समाधान करना चाहिए, मतलब वो नियंत्रण हो गया। मानसिक क्रांति, स्वामी और श्रमिक। पहले एक प्रकार की ऐसी सोच थी, स्वामी मतलब स्वामी, मालिक मतलब स्वामी, श्रमिक मतलब गुलाम के मध्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानसिक क्रांति होनी चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। श्रमिक के केवल इतना ही श्रमिक का केवल इतना ही लक्ष्य था कि भाई मुझे पगार मिलनी चाहिए, मालिक का केवल इतना ही लक्ष्य था कि भाई मुझे प्रॉफिट अच्छा मिलना चाहिए, है ना। तो उसके बीच इस दोनों का लक्ष्य एक ही हो जाए, ऐसी कोई मानसिक क्रांति हो जानी चाहिए। तो मानसिक सुमेल से स्वामी और श्रमिकों के मध्य तनाव में कमी होती है। तो दोनों का लक्ष्य अगर एक ही होगा, हाँ, मालिक और श्रमिक दोनों का, तो उनके बीच की तनाव में कमी होगी और लक्ष्य प्राप्ति सुगम हो जाती है। तो वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों की तकनीक क्या है? तकनीक मतलब, तकनीक को हमने क्या बोला था, प्रविधि। प्रविधि वर्ड यूज किया था शायद हमने। स्टार्टिंग में आया था ना। चलो देख लेते हैं। वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उसमें खास करके 3 बातें हैं। तीनों बातों में ज़्यादातर बातें, तीनों बातें ज़्यादातर फ्रेडरिक टेलर ने ही बताई है ना। तो इसलिए फ्रेडरिक टेलर को वैज्ञानिक संचालन का स्थापक या शुरू प्रारंभ करने वाला माना जाता है। उसमें समय निरीक्षण मतलब टाइम स्टडी, गति निरीक्षण मतलब मैसन स्टडी, एंड बिन वेतन दर की पद्धति मतलब जो जितना काम करेगा, जो जितना जल्दी काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो मतलब समय के हिसाब से जो जितना काम पूरा करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम ही पैसा मिलेगा। अलग अलग वेतन दर, 50 इकाई तक 10-10 रुपया, और 50 से ज़्यादा जिसने बना लिया उसको 11 रुपया, और जिसने 75 से ज़्यादा बना लिया उसका 12 रुपया। तो वेतन दर भिन्न भिन्न हो गया ना सभी के लिए, इसलिए उसका नाम दिया भिन्न वेतन दर की पद्धति। तो यह वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों में फ्रेडरिक टेलर ही है। किसी भी कार्य के भाग को पूर्ण करने के लिए जितना समय लगता है, इस संबंध में वैज्ञानिक रूप से किया जाने वाला अध्ययन अर्थात समय निरीक्षण। पहले से ही समय निरीक्षण करते हैं कि ये कार्य करने के लिए आम लोगों को आम मेहनत करने पर कितना समय लगेगा, वो हो गया समय निरीक्षण। कोई बहुत अनुभवी हो तो ज़्यादा कम समय में भी कर सकता है, हाँ, लेकिन आम इंसान को आम समय में कितना करना है, वैज्ञानिक रूप से उसका जो अध्ययन करेंगे उसको समय निरीक्षण कहेंगे कि कम से कम कितना समय लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगना चाहिए, एवरेज कितना समय लगता है। यह कार्य करने के लिए सामान्य स्थिति में जो समय निश्चित किया जाता है, कौन सी स्थिति में, सामान्य स्थिति की बात हो रही है, नहीं कि अनुभवी व्यक्ति की स्थिति, उसे प्रमाण समय कहा जाएगा कि इतना प्रमाण समय में इतना कार्य होना चाहिए। अभी मैं जो सवाल करवाता हूँ कॉस्ट अकाउंट वाले को, सेकंड ईयर वाले को, तो उसमें यही सब सवाल होते हैं। टेलर के मतानुसार जो कार्य जिस समय में पूर्ण होना चाहिए उसका सावधानी पूर्वक अध्ययन समय निरीक्षण है। उत्पादन साधनों का महत्तम उपयोग करने की दिशा में तथा समय पर लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए समय निरीक्षण उपयोगी है। तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो यह कार्य करने के लिए सामान्य स्थिति में जो समय निरीक्षण किया जाता है उसे प्रमाण समय कहा जाता है। टेलर के मतानुसार जो कार्य जिस समय में पूर्ण होना चाहिए उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन समय निरीक्षण है।
बहुत ही ध्यान रख के उसका पूरा कैलकुलेशन करके बहुत सारे लोगों को ऐसा कार्य करवा के बहुत समय तक उसका अध्ययन करेंगे कि कितने लोगों ने कितने समय में कितना कार्य किया, और उसका जो औसत निकलेगा वो उस औसत को हम प्रमाण समय बोल सकते हैं। सामान्य समय या फिर सामान्य स्थिति में जो काम वो लोग कर पाएंगे उसको हम प्रमाण समय कह सकते हैं कि ये कार्य प्रमाण समय में इतने में हो रहा है। समझ लो कि कोई कार्य है ना, वो कोई कार्य को करने के लिए 300 लोगों को काम दिया गया। 300 लोगों को काम दिया गया, उसमें से 100 लोगों ने 7 घंटे में ख़त्म कर दिया, 100 लोगों ने 8 घंटे में ख़त्म किया और 100 लोगों ने 9 घंटे में ख़त्म किया। तो प्रमाण समय कितना निश्चित किया जा सकता है? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रमाण समय कितना निश्चित किया जा सकता है? 100 लोगों ने 8 घंटे में, 100 लोगों ने 9 घंटे में और 100 लोगों ने 7 घंटे में किया। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे नॉर्मल औसत ले लूँगा कि 7, 8 और 9, मतलब यहाँ पे 8 घंटा जो है वो प्रमाण समय हम कह सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 लोगों ने 8 घंटे में किया हो, किसी ने 7 घंटा और 45 मिनट में किया हो, किसी ने 8 घंटा 15 मिनट में किया हो, किसी ने कितना किया हो। सबका ऐसा हिसाब रखना पड़ेगा, मतलब सावधानी पूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा समय का। उसी को समय निरीक्षण कहते हैं। उत्पादन साधनों का महत्तम उपयोग करने की दिशा में तथा समय पर लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए समय निरीक्षण उपयोगी है। उत्पादन के समय निरीक्षण करेंगे तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होगा, तो क्या होगा, अपने आप उत्पादन के जो साधन है वो उसका जो फल मिलने वाला है वो ज़्यादा मिलेगा। तो लक्ष्य सही समय पे हम पूरा कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्य नहीं, लक्ष्य का अंक लिखा है, क्योंकि अंक ही हमारा लक्ष्य का जो अंक होता है, एक नंबर होता है कि 5 लाख का मुझे लाभ कमाना है या 50 लाख का मुझे बिक्री करना है, तो वो लक्ष्य का अंक होता है, मतलब लक्ष्यांक शब्द यूज़ करेंगे। क्योंकि प्लानिंग जब होगा तो प्लानिंग में तो हमें नंबर लिखना पड़ेगा कि कितने का प्लानिंग आपने किया है। अच्छा, इसके बाद दिया है गति निरीक्षण, मेशन स्टडी। गति निरीक्षण अर्थात अनावश्यक गलत दिशा में होने वाले अकार्यक्षम चेष्टाओं से उत्पन्न होने वाले दुरुपयोग को दूर करने की पद्धति। गति निरीक्षण अर्थात बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कर्मचारी, कि भाई जो उसको 8 घंटे में काम करने के लिए दिया गया है, अभी स्टार्टिंग में तो वो 8 घंटे में काम कर देता था, अभी धीरे धीरे होने ये लगा कि उसकी स्पीड बढ़ने लगी, वही काम वो 7 घंटे में भी कर सकता है। धीरे धीरे और स्पीड बढ़ने लगी, वही काम वो 6 घंटे में भी कर सकता है। लेकिन मालिक या फिर संचालक इतना इंटेलिजेंट नहीं था या ज्ञानी नहीं था या अनुभव वाला नहीं था, इसलिए उसने क्या रखा था, सभी का पगार एक जैसा ही रखा था। जो 8 घंटे में करे उसका भी पगार उतना, जो 4 घंटे में करे उसका पगार भी उतना। तो क्या होगा कि वो लोग क्या करेंगे, 6 घंटे में कार्य करेंगे तो भी उतना ही पगार मिल रहा है, तो बोलते हैं कि भाई आराम से करेंगे, क्यों हम टाइम को क्यों हम इतना मतलब कम टाइम में करने की कोशिश क्यों करें भाई। हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो शांति से करेंगे, आराम से करेंगे, थोड़ा बीच बीच में आराम कर लेंगे, थोड़ा 2-3 बार पानी पीने चले जाएंगे, 4-5 बार चाय पीने के लिए चले जाएंगे, है ना। तो वो समय उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, और वो उसका जो कार्य है वो अनावश्यक गलत दिशा में चला जा रहा है ना। अकार्यक्षम चेष्टाओं से ले बाद में क्या होता है, अकार्यक्षम चेष्टाएं उत्पन्न होती है जब ऐसा समय मिल जाता है लोगों को, तो एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, एक दूसरे को मतलब परेशान करते हैं। 5-6 लोग जो है वो जो काम एक कर रहा है, जिसका काम पूरा नहीं हुआ और जिसका काम हो चुका है वो क्या करेंगे, जिसका काम नहीं हुआ उसको चिढ़ाएंगे, अभी तो तू रह गया, तेरा तो बाकी रह गया, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, तू तो काम ख़त्म करके ही आएगा चाय पीने, उसको चिढ़ाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से समय का दुरुपयोग होता है, उसको दूर करने की पद्धति को गति निरीक्षण कहते हैं। श्रमिक कार्य के समय कर्मचारी जो चेष्टाएं करते हैं उनका यदि ध्यान से अध्ययन किया जाए, मतलब सीसीटीवी कैमरा रखा जाए,
तो श्रमिकों की अनावश्यक चेष्टाओं को दूर करके श्रमिकों की औद्योगिक थकान दूर की जा सकती है। अनावश्यक चेष्टा क्यों करते हैं? क्योंकि उसको मतलब वहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिलता और ज़्यादा थकावट होती है, इसलिए तो अनावश्यक चेष्टा करते हैं। इसके अलावा कुछ अनावश्यक चेष्टा इसे भी हम कह सकते हैं कि भाई उसको पता नहीं है, सही मेथड का पता नहीं है, इसलिए वो गलत मेथड से काम कर रहे हैं, तो भी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। उसको सही मेथड को हमने उसको बता दिया, हाँ, तो वो अनावश्यक चेष्टाएं नहीं करेगा, सीधा सीधा जो करना है वही करेगा, है ना। तो उसकी थकान दूर हो जाएगी, कम कम समय में ज़्यादा काम होने लगेगा। साथ ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। गति निरीक्षण में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो अनावश्यक चेष्टा जो है उसकी अनजानेपन की वजह से भी हो सकती है ना। जैसे कि या फिर कुछ नई नई मेथड खोजने में खोज भी सकते हैं कि ये गति निरीक्षण ये कार्य जो है वो अभी 8 घंटे में तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये जो कार्य है उसकी मेथड को थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो वो कार्य 6 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। तो उसको कहते गति निरीक्षण के। इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा गति में कैसे किया जा सकता है, उसे भी हम गति निरीक्षण कह सकते हैं। साथ ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। गति निरीक्षण का मुख्य उपयोग श्रम का अल्प उपयोग करना है। श्रम कैसा होना चाहिए? अल्प उपयोग होना, है ना। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी चाहिए कोई भी कार्य के लिए, उसकी योजना खोजना और उसका अमल करना है ना। श्रम कहाँ पे होना चाहिए? जो दो चीज़ें यहाँ पे, कम से कम श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, और वो भी श्रम कहाँ पे होना चाहिए? हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो श्रम यूज़ होना चाहिए, नहीं कि किसी और चीज़ों में, ठीक है ना। तो ये दोनों को देखकर टेलर ने ही भिन्न वेतन दर की पद्धति निकाली, डिफरेंशियल वेज रेट से स्टडी, है ना। श्रमिक को उनके कार्य के समय के आधार पर वेतन संबंधी प्रोत्साहन देने की पद्धति, अर्थात भिन्न वेतन दर की पद्धति। जैसे कि यहाँ पे समय निरीक्षण के द्वारा एक प्रमाण समय निश्चित कर लिया गया कि 8 घंटे में ये कार्य होता है, बराबर है। अभी लोगों को बोल दिया जाएगा कि 8 घंटे में 50 पीस बन सकते हैं, ऐसा ये 50 पीस बनाने हैं तो 8 घंटे में ये कार्य हो सकता है। वो प्रमाण समय डिसाइड हो गया। इसी तरह प्रमाण एकम मतलब कितने इकाई होगा 8 घंटे में? 50, तो वो 50 इकाई भी डिसाइड हो गया। तो 8 घंटे में 50 इकाई डिसाइड हो गया, तो वो यहाँ पे समय निरीक्षण के हिसाब से यहाँ पे वेतन दर रख दिया कि 8 घंटे में जो काम कर, मतलब 8 घंटे में 50 इकाई कर लेगा, 50 इकाई तक करेगा, उसको 40 रुपया दिया जाएगा एक इकाई का। लेकिन 8 घंटे में 50 इकाई से जितना ज़्यादा करेगा, 51 करेगा, 52 करेगा, 53 करेगा, तो उसको 40 रुपये की जगह 45 रुपया दिया जाएगा हर एक इकाई का, हर एक इकाई बनाने का। तो क्या हो गया? वेतन दर बदल गया। 50 इकाई तक वही वेतन अलग 40 रुपया है, और 50 से ज़्यादा है तो 45 रुपया है ना। तो उत्पादन वृद्धि के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई मैं ज़्यादा काम करूँ, ज़्यादा मेहनत करूँ, 50 की जगह 51 बना दूंगा तो भी काम क्या हो जाएगा, मेरे को तो 5 रुपया ज़्यादा मिलेगा ना हर एक इकाई पे, है ना। देने के लिए टेलर ने उत्तेजक वेतन प्रथा की सिफारिश की थी। कारखाने में कार्य कर रहे प्रत्येक कर्मचारी की कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर कार्यक्षम कर्मचारी को अधिक उत्पादन के कारण अधिक वेतन की प्राप्ति होनी चाहिए, और कम कार्यक्षमता वाले कर्मचारी को कम वेतन प्राप्त होना चाहिए। उसको ज़्यादा दे दिया तो फिर अधिक वाले को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि भाई उसको वो कम कर रहा है, उसको भी ज़्यादा पैसा दे रहे हो, मुझे भी ज़्यादा दे रहे हो, तो मैं भी क्यों करूँ। इस विषय को ध्यान में रखकर टेलर द्वारा भिन्न वेतन पद्धति प्रस्तुत की गई थी। क्लियर हुआ इतना? तो जैसा कि पिंकी ने बोला था कि 6ठा 7वां और 8वां वापस करवा देता हूँ। वित्तीय प्रोत्साहन संचालन के सिद्धांत की बात हो रही है, वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बात हो रही है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत की ये सब समझ लीजिए कि उसके अंदर पॉइंट है, लक्षण है ना। तो वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत जो है तो उसमें 3 टॉपिक ये है कि उसके अंदर वित्तीय प्रोत्साहन होना, मितव्ययिता होना और मानसिक क्रांति होना। आगे के टॉपिक्स तो हमने कर ही लिए थे। तो यहाँ पे वित्तीय प्रोत्साहन और आगे पहले के टाइम की बात करें, पहले के टाइम पे मतलब रूढ़िगत पद्धतियाँ जब थी तब कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया था मतलब वहाँ पे सभी लोगों को 8 घंटे में
50 इकाई बनाए या 3 घंटे में 50 इकाई बनाए या 50 इकाई बनाने के लिए 2 दिन लगा दे। कोई ऐसा नहीं था कि भाई वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए, बस सभी को एक ही प्रकार का वेतन दिया जाता था। और दूसरी चीज़, वहाँ पे कर्मचारी को ज़बरदस्ती काम करवाया नहीं करेगा तो नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती थी। लेकिन नई पद्धति आई, वैज्ञानिक पद्धति आई, वित्तीय प्रोत्साहन वाली पद्धति है कि कुशल कर्मचारियों को वित्तीय और अन्य प्रकार के प्रोत्साहन देने हैं। इसके लिए विविध प्रकार की प्रोत्साहक वेतन योजना, जैसे कि हमने अभी देखा है ना, भिन्न वेतन दर की पद्धति की योजना की गई। प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर यह प्रथा अपनानी चाहिए। उनकी वेतन दर धारणाओं के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन से निश्चित होनी चाहिए। 7वां है मित व्ययिता। मित मतलब कम, व्यय मतलब नुकसान। कम नुकसान होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम, मतलब कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होना चाहिए। वैज्ञानिक संचालन के अमल के दौरान मात्र वैज्ञानिक और टेक्निकल आधार का ही ध्यान न रखना है, उसके साथ साथ हमें अल्प लागत पर भी जोर देना है कि भाई हर एक चीज़ को हमें कम भाव में मिलनी चाहिए या कम खर्च लगना चाहिए। वो हर एक चीज़ को बनाने में या उत्पादन करने में या कुछ भी करने में खर्च कम से कम होना चाहिए। कम खर्च करेंगे तो अपने आप हमारा लाभ बढ़ेगा। इसके लिए लागत अंदाज और लागत नियंत्रण की पद्धतियाँ, जो कि सेकंड ईयर बीकॉम में आती है, को सोचकर और विचलन ढूंढकर उसका अध्ययन और समाधान करना चाहिए। विचलन ढूंढकर उसका अध्ययन और समाधान करना मतलब नियंत्रण करना चाहिए। मानसिक क्रांति की बात करें तो स्वामी और श्रमिक, मालिक और गुलाम के मध्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानसिक क्रांति होनी चाहिए। मानसिक क्रांति अर्थात कि लक्ष्य प्राप्ति दोनों के लिए लक्ष्य एक ही हो जाना, और दोनों के लिए एक लक्ष्य हो जाएगा तो उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा होगा नहीं, सभी लोग एक ही लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहेंगे और घुल मिल के दौड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे, जैसे कि पहले होता था। श्रमिक वो स्वामी का दुश्मन मानता था, स्वामी जो है श्रमिक को गुलाम बनाए रखता था, है ना, और उसके बारे में भी गलत सोचता था, दुश्मन जैसा ही व्यवहार होता था, गुलाम जैसा व्यवहार होता था। तो मानसिक सुमेल से स्वामी और श्रमिक के मध्य तनाव में कमी हो सकती है और लक्ष्य प्राप्ति सुगम हो जाती है। क्लियर हुआ इतना? हाँ। ओके, बोलो संध्या। देखो, मानसिक वर्क का कार्य ज़्यादा ही है और वैल्यू किसके लिए ज्यादा होता है? जैसे एक मजदूर काम करता है तो उसको कम पगार दी जाती है, और कोई ऑफिसर काम करे या फिर कोई प्रोफेसर तो उनका मानसिक वर्क ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वैल्यू मानसिक वर्क का ही ज्यादा हाँ बिल्कुल, रेट है? हाँ बिल्कुल सही बात है। मानसिक कार्य का ज़्यादा ही वैल्यू हो सकता है, बराबर है। सर उसका भी तो है ही ना एक प्रकार से, तो फिर कैसे चलेगा? मानसिक का महत्व ज़्यादा ही होगा। अभी यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो तो पहले हर एक मजदूर वर्ग के कर्मचारी की बात करें, जो शारीरिक श्रम करता है उसी की बात करें, जो उत्पादन करने में सहभागी है उसी की बात करें। लेकिन जो हम सेकंड और थर्ड स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पे मानसिक कार्य जो है उसमें जिम्मेदारियाँ होती है, उसमें मानसिक कार्य के अंदर जिम्मेदारी बढ़ती है और उसके पास सत्ता मतलब पावर भी ज़्यादा होता है। और जो श्रमिक शारीरिक श्रम करता है उसका महत्व कम होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे मतलब वैसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो जो है उन ऐसे 10 जनों को, मतलब 10 श्रमिक है, उसके ऊपर एक 10 का एक लीडर है जो 10 के मुकाबले काम तो उसने ज़्यादा कर ही सकता है। जो मानसिक कार्य करता है मतलब वो उसमें से ज़्यादा उसकी उत्पादकता हो सकती है, वो उसको उसके पास आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं कि वो हर एक काम को कम समय में कर सकता है ना। तो वो 10 में से एक जो है वो उसका सुपरवाइज़र बन जाएगा। लेकिन अगर जो मानसिक कार्य करने वाला है, जिसके पास मानसिक कार्य है और जिसके पास शारीरिक कार्य करने की क्षमता है, दोनों समझ लीजिए। पहले मैं अलग अलग ऑप्शन देता हूँ, मुझे सब बताना। एक ऐसा है कि जिसके पास शारीरिक कार्य करने की ही क्षमता है, दूसरा ऐसा है कि जिसके पास मानसिक कार्य करने की ही क्षमता है,
और तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक और मानसिक दोनों कार्य करने की क्षमता है। बराबर है। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि मानसिक कार्य जो जो कार्य मतलब जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों कार्य कर सकता है ना। अभी मुझे एक व्यक्ति ऐसा है जो मानसिक कार्य कर रहा है। मैं कैसे उदाहरण दूँ यहाँ पे? शारीरिक कार्य, हाँ, तो एक व्यक्ति जो ऐसा है ना जो कि मानसिक और शारीरिक दोनों कार्य कर रहा है, तो वो व्यक्ति को अगर मैं शारीरिक कार्य करने के लिए दे दूँ तो क्या वो मानसिक कार्य कर सकेगा थकावट के बाद? हाँ। नहीं कर पाएगा। थकावट होगी तो वो तो शारीरिक कार्य 8 घंटा कर दिया, तो शारीरिक थकावट की वजह से उसको नींद आ जाएगी, तो मानसिक कार्य कैसे करेगा? नहीं कर पाएंगे। हाँ। अच्छा, पहली बात तो ये, इसलिए अच्छा वही व्यक्ति मानसिक कार्य भी कर सकता है। उसको 5 लाख रुपया दे दोगे तो उस 5 लाख रुपए का वो मार्केट में जाके उस मतलब 5 लाख रुपए का 6 लाख बनाने की क्षमता उसमें है ना। लेकिन वो मजदूर के पास 5 लाख के 6 लाख बनाने की क्षमता नहीं है। हाँ, उसके पास 5 रुपए की वस्तु को उत्पादन करके 6 रुपए जितना मूल्य बनाने की क्षमता है उसमें, एक मजदूर को। तो जो 5 रुपए का 6 रुपए बना सकता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, या 5 लाख का 6 लाख बना सकता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है? 5 लाख का 6 लाख। क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा अंतर कर पा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा समय में बहुत कम अंतर फर्क पड़ रहा है ना। तो जो श्रमिक होता है उसकी उत्पादकता कम होती है। क्या होती है? उत्पादकता कम होती है। लेकिन जो मानसिक कार्य करने वाला है, ऑफिसर है या मैनेजर है या ऊपरी अधिकारी है, उसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। उत्पादकता ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक जो है उस एक की वजह से बहुत सारा काम हो रहा है। मैं कल, है ना, ऐसा होगा तो अभी थोड़ी देर के बाद या तो फिर कल ड्राइंग बना के बताऊंगा, है ना। मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा तो इसके बारे में अच्छा सा सोच के बताऊंगा, मस्त ड्राइंग बना के। तो यहाँ पे अपना बीए का पीरियड तो ख़त्म करते हैं। अभी अकाउंट का आपको करना सर है।